आज का जैसा हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि एशियान का जो डेवलपमेंट है और उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। लेकिन पहले जो है हम एक ओवरऑल जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है एक उस पर क्वेश्चन पूछे जाने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो रीजनलिज्म अगर हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो किस थ्योरी पे काम कर रहा है, किस मॉडल पर काम कर रहा है और किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रीजनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें क्या नए नए ट्रेंड आ रहे हैं। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें तो रीजनलिज्म के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, मॉडल बताए जाते हैं। पहला जैसा मॉडल यहाँ पर बोला जाता है, एक फंक्शनल अप्रोच है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, तीसरा नॉर्मेटिव और कंट्रेक्चुअल अप्रोच है और चौथा सॉलिडेरिटिस्ट अप्रोच यहाँ पर है। तो ये चारों अप्रोच अलग अलग क्या कहते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। फंक्शनल अप्रोच जो फंक्शनलिस्ट यूरोप के रहे हैं उन लोगों का मानना था कि अगर हम टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं तो इसका एक डेमोस्ट्रेटिव इफेक्ट पड़ता है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी। यानी आप टेक्निकल कोऑपरेशन और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन से धीरे धीरे पॉलिटिकल डिस्प्यूट को आप वहाँ मिनिमाइज करते जाते हैं और इंटरडिपेंडेंसी जो है कंट्रीज़ के बीच में बढ़ती जाती है। तो यह इकोनॉमिक कोऑपरेशन वह हर एक फील्ड में स्पिल ओवर इफेक्ट इसका हर एक फील्ड में वह कोऑपरेशन के रूप में दिखाई देता है। तो एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देता है। यूरोपीय यूनियन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम बात करें फंक्शनल अप्रोच का। दूसरा अप्रोच है इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच क्या है? यह एक सिक्योरिटी मोटिव के साथ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो है या रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्ड होते हैं। और वर्ल्ड वाइड जो है अलग अलग समय में ये देखा गया है कि ऐसे रीजनल ब्लॉक बने हैं जिनका बेसिक मोटिव जो है वह एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को कलेक्टिवली काउंटर करना था। इनमें आसियान को हम देख सकते हैं। एशियान जो है उसका बेसिक पर्पस 1967 में फॉर्म ही इसीलिए हुआ था क्योंकि कम्युनिज्म का जो एक्सपेंसन हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में यहाँ पर आई थी। तो एक ये अप्रोच यहाँ पर काम करता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच यहाँ पर कहते हैं। तीसरा नॉर्मेटिव या कॉन्ट्रैक्चुअल जो अप्रोच है हम उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पर नॉर्मेटिव या कॉन्ट्रैक्चुअल जो अप्रोच है उसकी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो रहता है कि भाई हम इकोनॉमिक जो है वो अपना पूरा कोऑपरेशन करने के लिए एक ग्रेटर जो है रीजनल ब्लॉक जो है यहाँ पर बनाते हैं जिसके पीछे कुछ नॉर्मेटिव हमारे आइडियलिस्टिक जो है फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। तो ये चीज़ मतलब एक तरीके के इकोनॉमिक कमीशन के रूप में दिखाई देता है कि इकोनॉमिक कोड ऑफ कंडक्ट हम बनाते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल रहा है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, वो इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर माना जाता है कि ये भी इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो नॉर्मेटिव या कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ। और अंतिम में सॉलिडरिटिस्ट जो अप्रोच है रीजनलिज्म का वो कहता है कि फॉर टू गेन कलेक्टिव आइडेंटिटी, आप एक कलेक्टिव आइडेंटिटी गेन करना चाहते हैं, एक शेयर्ड आइडेंटिटी आप बिल्ड करना चाहते हैं रीजनल इंटीग्रेशन के थ्रू, तो इसके लिए आप जो है आपस में नज़दीक आते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अफ्रीकी यूनियन है जो अफ्रीकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश यहाँ पर करना चाहता है। तो ये अलग अलग जो हैं यहाँ पे तरीके रहे हैं जिनसे रीजनलिज्म वर्ल्ड वाइड यहाँ पर देखा जाता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो रीजनलिज्म के ये अलग अलग तौर तरीके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, तो आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 तरीके के अप्रोच साथ साथ चले, एक इंटरनेशनलाइजेशन और एक रीजनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का कंसेप्ट ये था कि यूएस जो है और यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं, स्पेशली यूएस जो है वो ये चाहता था कि उसकी एमएनसी जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करें, फ्री ट्रेड वहाँ पर हो। तो गैट को उन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो एक तरीके से ये पूरी दुनिया को जो है वह इंटीग्रेट करने का एक कंसेप्ट यहाँ पर था। लेकिन इसी समय यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके यहाँ पर रीजनलिज्म स्टार्ट हुआ। यह वह दौर था जब जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ थी देवर रिलेक्टेंट टू रीजनल इंटीग्रेशन।
मतलब वो अभी उस तरीके से उनके अंदर मैच्योरिटी और उस तरीके का आपस में जो है कोलैबोरेशन पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो पेरिफेरियल कंट्रीज़ थी कोर कंट्री पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। तो इस दौरान जो है यूरोप में जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का कंसेप्ट आया, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर यूरोपियन कम्युनिटी 1967 तक। तो ये प्रोसेस पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में यहाँ पर देखा गया। 80s 90s के डिकेड में न्यू रीजनलिज्म का एक कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। न्यू रीजनलिज्म का मतलब ये था कि और बहुत से जो मतलब रीजन थे उनमें धीरे धीरे रीजनल इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंस को जो है एक्नॉलेज किया गया, स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूएस और यहाँ पर यूरोप में तो ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही थी। तो इस दौरान बहुत से मतलब इस तरीके के कम्युनिटीज़ बने यहाँ पर। यूरोप में यूरोपियन कम्युनिटी आगे बढ़ा, एक्सपेंड हुआ। एशिया में 1985 में सार्क आया और इसी तरीके से आसियान 1967 में आ ही चुका था, और नाफ्टा इधर जो है अमेरिका में 93 में आया यहाँ पर। तो ये सब प्रोसेस इसी 80s और 90s के डिकेड में यहाँ पर स्टार्ट हुए। आफ्टर 1990 रीजनलिज्म जो है वो एक नए तरीके का जो है अप्रोच यहाँ पर लिया, क्योंकि आफ्टर 1990 जो है जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड हुआ और ये माना गया कि अब जो है हम वर्ल्ड इकॉनमी को इंटीग्रेट करेंगे, और ग्लोबलाइजेशन का ये ज़माना था। तो ग्लोबलाइजेशन के समय में रीजनलिज्म को कई बार जो है इन दोनों को एंटी जो है कंसेप्ट के रूप में, एंटीथेसिस के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त WTO जो है मल्टीलैटरलिज्म का सबसे बड़ा जो है ब्लॉक यहाँ पर बना, लेकिन WTO के फोरम पे ही रीजनलिज्म को प्रमोट किया गया, स्पेशली RTA को, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को। वहाँ पर ये बोला गया, WTO का प्रिंसिपल बोला गया कि भाई नेशनल ट्रीटमेंट करना है आपको फॉरेन कंपनीज़ के साथ, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस करने हैं, यानी फ्री ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको जो टैरिफ है वो उसमें आप किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करेंगे अदर कंट्रीज़ के साथ, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर नहीं करेंगे, तभी तो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा। तो एक तरफ WTO था जो मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा था, लेकिन यही दूसरी ओर जो है ये बातें चल रही थी कि रीजनल जो है ब्लॉक्स भी आप बना सकते हैं, और रीजनल इंटीग्रेशन वह लीड करेगा वह ग्लोबल इंटीग्रेशन को। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर देखा गया, और इसके बाद से RTA ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ। RTA का पर्पज़ ये था कि भाई हम जो है रीजनल लेवल पर जोग्राफिकली जो प्रॉक्सिमिटी जिन कंट्रीज़ के बीच में है उनके बीच में ट्रेड वगैरह बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। तो अगर आप ग्लोबल इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हो तो चलो अपनी जोग्राफी में आप इंटीग्रेट करो, और फिर धीरे 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 ये पूरी दुनिया में जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा। तो इस दौरान जो है वो रीजनल जो कंसेप्ट थे यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन के, ये आए यहाँ पर, और इसके बाद से तो बहुत से अलग अलग जो है रीजनल जो ब्लॉक्स थे वो यहाँ पर बनने भी स्टार्ट हुए। एशिया में भी, अफ्रीका में भी, मर्कोसुर, यूनोसुर, GCC मान लीजिए पहले बन चुका था, लेकिन मतलब फंक्शनल बहुत ज़्यादा वो इस समय इस टाइम फेज में यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से बहुत से जो है यहाँ पर रीजनल जो ब्लॉक्स थे वो बनने स्टार्ट यहाँ पर हुए। अब अगर हम रीजनलिज्म की जो आज के प्रैक्टिसेस हैं उनकी हम बात करें तो अलग अलग इसके पीछे थ्योरीज दी जाती हैं, जो कंटेम्प्ररी रीजनलिज्म जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो दुनिया भर में अलग अलग रीजन में जो है आपको बहुत से रीजनल ब्लॉक यहाँ पर दिखेंगे, जैसे US नॉर्थ अमेरिका में आपको नाफ्टा वहाँ पर दिखेगा, आप लैटिन अमेरिका में मर्कोसुर, यूनोसुर, ये सब आपको दिखाई देगा। यूरोप में यूरोपीय यूनियन तो है ही वहाँ पर। इसके अलावा अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन है, गल्फ़ कंट्री में GCC है, एशियान जो है आपका इधर देखने को मिल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में बिमस्टेक जो है आपका देखने को मिल रहा है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और SCO जो है वो आपका सेंट्रल एशिया, यूरेशिया में EU जो है। इस तरीके के बहुत से रीजनल ब्लॉक यहाँ पर बन गए। तो इसमें अलग अलग तरीके के कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, जैसे एक तो स्पेगेटी बाउल इफ़ेक्ट है। स्पेगेटी बाउल इफ़ेक्ट जो है ये जगदीश भगवती ने जो है इस कंसेप्ट को दिया था, और इनका ये कहना था कि जो रीजनल इंटीग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं उसमें FTA का बड़ा रोल है। जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो आपस में FTA वहाँ पर करते हैं, और FTA इनका कहना था कि ये यहाँ पर जब होते हैं तो पहले तो ये FTA जो है ट्रेड को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन
ग्रेजुअली जो है या कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। और यहाँ पर इतने डिफरेंट एफटीए जो है एक रीजन में होने स्टार्ट हो जाते हैं कि उसकी वजह से जो है जो ट्रेड वगैरह जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो एक तो जगदीश भगवती का जो ये कंसेप्ट था, इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए देखें तो आज जो है जितने भी ब्लॉक हैं, अब देखिए इंडिया है, इंडिया मल्टीपल एफटीए कर रहा है। मल्टीपल एफटीए का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर फोरम, जैसे बिमस्टेक है, आप सार्क में हैं, आप यहाँ एफटीए कर रहे हैं, इनके साथ साथ आप यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए कर रहे हैं, आप आसियान के साथ भी एफटीए कर रहे हैं, आप ईयू के साथ एफटीए कर रहे हैं। मतलब आप बहुत से एफटीए के आरटीए के मेंबर्स वहाँ पर बन रहे हैं, या आप इस तरीके के रिलेशन बना रहे हैं जिससे कि आपका जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड आपका अलग अलग रीजन के साथ यहाँ पर बढ़े। तो दुनिया भर में मल्टीपल एफटीएज हो रहे हैं और इनकी वजह से जो है ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेड इनके बीच में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में है वो अब वो वहाँ पर जो आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप एक एक्सक्लूसिव रीजनल ब्लॉक के मेंबर रहते हैं या एक्सक्लूसिव एक ब्लॉक के जो है में आप कोऑपरेशन करते हैं, वो एक्सक्लूसिवनेस गायब हो जाता है। तो आज कोई एक्सक्लूसिव रीजनल ब्लॉक की अगर हम बात करें कि क्या आज दुनिया में कोई एक्सक्लूसिव रीजनल ब्लॉक है, तो आप देखेंगे आरसीईपी में चाइना भी है, जापान भी है, लेकिन जापान वहीं पर इंडिया के साथ सेपा भी किया हुआ है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आरसीईपी जो है साउथ ईस्ट एशिया में आया तो इससे इंडिया का ट्रेड जो है उन कंट्रीज़ के साथ वहाँ पर अफेक्ट होगा, निश्चित रूप से नो डाउट वहाँ पर अफेक्ट होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ आप देखिए तो इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, मैक्सिमम सिंगापुर के साथ, सबके साथ सेपा वहाँ पर कर लिया है। तो ये जो नया रीजनलिज्म का हम दौर देख रहे हैं, मल्टीपल एफटीए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि क्रॉस रीजनल जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। क्रॉस रीजनल एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि कोई भी अब जो है जो ट्रेड ब्लॉक हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक हैं, वो एक जो जोग्राफिकल जो यूनिकनेस था उनका, वो अब वहाँ पर नहीं रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी तक कन्फाइंड रहने वाले जो यहाँ पर हैं वो नहीं दिख रहा है। इंट्रा रीजनल जो ब्लॉक ये नए ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं। जैसे बिमस्टेक है, सिंपल एग्जांपल है, साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया दोनों के कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। आप एससीओ को देखिए, एससीओ में बेलारूस जैसा कंट्री जो है यूरेशिया से आ रहा है, तो यहाँ सेंट्रल एशियन कंट्री भी हैं, साउथ एशिया से इंडिया और पाकिस्तान है, वेस्ट एशिया से ईरान है। तो एससीओ एक रीजनल ब्लॉक हर जगह के जो है कंट्रीज़ को यहाँ पे ले रहा है। तो इसलिए वो यहाँ पर जो है ये इंट्रा जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक है ये एक नए कंसेप्ट के रूप में आ रहा है। आरसीईपी को भी हम देखें तो ये एक बहुत बड़े रेंज में जो है कंट्रीज़ को यहाँ पर लेकर आ रहा है। यानी इनको हम मेगा ट्रेड ब्लॉक जिनको हम कहते हैं, मेगा रीजनल ब्लॉक यहाँ पर कह रहे हैं, ये एक नए ट्रेंड के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है जो देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है जिसको हम हब एंड स्पोक इफ़ेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं। इसको अमेरिका ने स्टार्ट किया था सैन फ्रांसिस्को सिस्टम के रूप में। हब एंड स्पोक सिस्टम में क्या है कि एक कंट्री जो है वो अपने को हब के रूप में जो है प्रमोट करता है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उस पर ओवरऑल डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे यूएस ने जो है एशिया पैसिफिक रीजन में जो है अपने आप को हब के रूप में रखा। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री जो है, न्यूजीलैंड, ये स्पोक्स के रूप में यहाँ पर थी। अब इस तरीके के जो मतलब कि रीजनलिज्म जो बनता है इस तरीके का, इसमें जो बायलैटरल पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक जो यहाँ पर रिलेशन है वो उनके बीच में बनना स्टार्ट होता है। और कई बार जो है इसको रीजनल मतलब इंस्टीट्यूशनल रूप भी दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल रूप देने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखिए तो यूएस ने जो है सेंटो जब बनाया था, सीटो बनाया था, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाटो है वैसे सीटो भी बनाया था एक समय यहाँ के कंट्रीज़ को लेकर। अभी अगर रिसेंटली हम देखें क्वाड है, आकस है, स्क्वाड है, इस तरीके के नए नए ब्लॉक जो है, और इन सब का जो सेंटर है, हब है, वो यूएस है। ये भी एक रीजनल ब्लॉक बनाने के एक अलग तरीके देखे जा रहे हैं।
इसी तरीके से चाइना को अगर हम देखें तो चाइना भी वो हब एंड स्पोक मॉडल को लेकर अब चल रहा है, या यूं हम कहें कि चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से यूएस से लर्न किया है बहुत सी चीज़ें, तो वो चीज़ें वो अपने पॉलिसी में अप्लाई कर रहा है। तो आरसीईपी का जो हब है वो जो है वहाँ पर चाइना ही है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया ये जो है, तो उसका हब जो है वो जो है चाइना ही है। एससीओ में भी वो डोमिनेट वहाँ पर कर रहा है चाइना। तो एआईआई भी यहाँ पर जो है स्टार्ट किया है। तो चाइना बेसिकली जो है वो हब के रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो एक इस तरीके का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और जो नया ट्रेंड रीजनलिज्म में यहाँ दिखाई दे रहा है कि रीजनलिज्म जो अभी है, जिसको हम इकोनॉमिक लेवल पर ही आरटीए के रूप में आज तक देखते थे कि इकोनॉमिक जो है एग्रीमेंट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर में एक तो जो रीजनलिज्म हो रहे हैं उनमें रीजनल जो अरेंजमेंट हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं, वह वेरियस टॉपिक पर यानी डाइवर्सिफाई इशूज़ पर हो रहे हैं। ये केवल ट्रेड पर या इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड नहीं है। इनमें अब नई नई चीज़ें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, उन चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। यानी अब ये लोग WTO का जो अभी फोरम था उसमें जो इशूज़ राइज किए जा रहे थे, अब उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। WTO प्लस के कंडीशन में वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसमें नई नई चीज़ें, जैसे हमने कहा एक रीजनल ब्लॉक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी का इशू भी है, डायस्पोरा की भी जो है मतलब माइग्रेंट्स इशूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। यानी एक्सक्लूसिवली केवल और केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अब फोकस नहीं किया जा रहा है, और एक नए तरीके का जो है इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रीजनलिज्म एक नए फेज़ में, नए मोड में यहाँ पर चल रहा है, जो आज के समय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो रीजनल मॉडल आ रहे हैं, इनमें यहाँ पर अब आने वाले समय में ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग रीजनल ब्लॉक के बीच में जो ओवरलैपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यानी एक कंट्री जो है मल्टीपल जो है वह रीजनल ब्लॉक का मेंबर है। तो इससे क्या हो रहा है कि दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ मेंबरशिप की वजह से आपकी लॉयल्टी पर भी क्वेश्चन उठ सकता है, और जो भी वो रीजनल ब्लॉक है उसमें जो सॉलिडेरिटी है, क्राइसिस ऑफ सॉलिडेरिटी भी आ सकती है कि भाई वो मजबूत संगठन बना रहेगा या नहीं। मतलब अब इंडिया जो है क्वाड के फोरम पे, इंडिया एससीओ के फोरम पे, इंडिया की लॉयल्टी किसको लेकर रहेगी यहाँ पर। तो इस तरीके के इशूज़ एक नेगेटिव तरीके से अगर देखें तो ये चीज़ें चैलेंज के रूप में, लेकिन पॉजिटिव अगर मोड में हम देखें कि यह जो है एक ब्लॉकिज़म को जो है, एक पर्टिकुलर ब्लॉकिज़म जो चल रहा था आज तक दुनिया में, उस कंसेप्ट को ख़त्म कर रहा है। आप जो है मल्टीपल फोरम के जब मेंबर, जैसे अब आप जापान को देखिए, अगर वो आरसीईपी का भी है, अगर वो इंडो जो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वहाँ पर बन रहा है, यूएस जो लेकर आ रहा है, क्वाड है, अगर आप वहाँ भी मेंबर हैं, वहाँ भी मेंबर हैं, तो ऐसे में जो है इससे ये चीज़ें होंगी कि चेक एंड बैलेंस जो है हर एक रीजनल फोरम पर वहाँ बढ़िया तरीके का होगा। और जो वाकई जो हमारा कंसेप्ट था कि रीजनलिज्म जो है, रीजनल इंटीग्रेशन, वह ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ हमें मूव करेगा, तो ये इस दिशा में जो है एक यहाँ पर स्टेप हो सकता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि रीजनलिज्म जो है वो मतलब इस वक्त जो है एक रियलिटी है, रीजनल इंटीग्रेशन, और हर कंट्री ये समझ के चल रहे हैं कि भाई हम जो है रीजनलिज्म के थ्रू जो है वो आगे यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। अगर इस पर किसी को किसी तरीके का पहले तो अगर डिबेट करना है, क्वेश्चन करना है, तब आगे हम लोग एशियान की तरफ चले। किसी के कोई अपने थॉट हो इस पर? अमित? हाँ हाँ बोलिए। रीजनल इंटीग्रेशन है सर, एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में मतलब जो ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे कि यूएसए लेड ब्लॉक होगा, चाइनीज लेड ब्लॉक होगा, ये जो मेजर पावर लेड ब्लॉक होगा, उस चीज की, उस धारणा को कमजोर करेगा और एक अंतर मतलब निर्भर
न केवल वो आर्थिक आर्थिक रूप से केवल अंतर्निर्भर नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल इश्यू के द्वारा, मल्टीपल इश्यू से लेड वो ब्लॉकेजम होंगे। और यही जो होगा कि आने वाले मतलब आने वाले टाइम का इसी का भविष्य है सर। ठीक मेरे है। कहने का मतलब यही है। अच्छा शिवम, ये आप बताइए कि जो ओवरलैपिंग ऑफ मेंबरशिप है रीजनल ब्लॉक के लेवल पर, ये रीजनलिज्म को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट डू यू थिंक? सर हाँ सर, ओवरलैपिंग ऑफ मेंबरशिप जो है वो कंट्रीज ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में ले रखा है। जैसे कि उनको भी अपना जो ये है अपने आप एक्सपेंड करना है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक के मेंबर बन सके, सो दैट जो उनका मार्केट है वो काफी स्पेंड हो सके। अगर हम अपने आप को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे हमारे लिए मार्केट छोटा हो जाएगा। जैसा कि आपने सर उस पर एक नेगेटिव ये बताया, क्राइसिस ऑफ सॉलिडेरिटी हो सकता है कि वहां पर ऐसा लगे कि ये रीजनल ब्लॉक किस हद तक काम करेगा, किस हद तक काम नहीं करेगा। एक वहां पर लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट या सस्पिशन हो सकता है। बट ओवरऑल सर, अगर रीजनलिज्म की बात करें या अगर हम WTO की अगर बात करते हैं तो WTO भी जैसे रीजनलिज्म को सपोर्ट करता है, वो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक लेता है उसको कि अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेंगे तो लेटर ऑन जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है या जो कंट्रीज है वो ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड वो ज्यादा अच्छे से अच्छा होगा। तो सर एज ए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, मतलब अगर कोई कंट्री मल्टीपल ब्लॉक्स के मेंबर है तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर इट विल लीड टू मोर इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे मतलब ये होगा कि डिफ्यूज़न जो है वो, जैसे अभी क्या था कि एक तो नेशनल आइडेंटिटी, फिर उसके ऊपर रीजनल आइडेंटिटी, और फिर जो है वो एक जो वन प्लेनेट वाला कंसेप्ट है, वन अर्थ वन प्लेनेट वाला कंसेप्ट है। तो अभी तक जो रीजनल आइडेंटिटी थी वह कई जगहों पर डोमिनेट कर रही थी, तो उसका भी डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न ऑफ आइडेंटिटी जो है वो स्टार्ट होगा। तो इससे सिनर्जी जो है वहाँ पर अलग अलग रीजन के बीच में जो सिनर्जी वहाँ पर डेवलप होगी। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इस तरीके के ओवरलैपिंग की वजह से जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली ग्लोबल इंटीग्रेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव यहाँ पर बनाएंगी। ये हमारा मतलब यहाँ पर जो कंक्लूज़न है वो यहाँ पर रहेगा। और इससे जो है पावर पॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड वाइड वो ज़्यादा बैलेंस हो पाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वही ब्लॉक पॉलिटिक्स जो अब तक चला आ रहा था, वो ब्लॉक पॉलिटिक्स उस तरीके का पॉसिबल नहीं है। जब आप मल्टीपल फोरम पर आप मेंबर्स रहते हैं तो आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हब एंड स्पोक मॉडल जो है वो एकदम इररेलेवेंट हो चुका है। US अपने लीडरशिप में वो चाहता है कि कुछ अरेंजमेंट करना, चाइना अपने तरीके से, लेकिन ये है कि जो पहले के समय में वहाँ पर यूनिलैटरल लॉयल्टी ऑफ नेशन टूवर्ड्स सिंगल कंट्री जो है वो रहा करता था, कि मतलब एक देश के प्रति ही हमारी पूरी निष्ठा है जो फॉलोअर थे। अब वैसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इमरजेंस ऑफ मिडिल पावर की वजह से। जो मिडिल पावर है, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, इंडिया हो, ब्राज़ील हो, कोई भी कंट्री हो, अगर हम उनको देखें तो वो किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में पूरी तरीके से लॉयल नहीं है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी वहाँ पर देख रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को देख रहे हैं। इससे जो है जो ये यूनिलैटरल डोमिनेंस ऑफ मतलब कि पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलप हो रहा था, वो ट्रेंड, उसको एक यहाँ पर झटका लगेगा। ये फ्यूचर का अगर हम देखें परसेप्शन। अब यहाँ पर हम आते हैं एशियान पर। एशियान जो है 10 कंट्रीज़ का जो है एक ग्रुप है, और अराउंड 650 मिलियन जो है पॉपुलेशन यहाँ पर है। इनकी जो GDP है लगभग $3 ट्रिलियन के, मतलब कंबाइंड GDP जो है $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। और इन लोगों ने 2000, वैसे तो 1967 में कम्युनिज़्म के एक्सपेंशन को रोकने के लिए आसियान को जो है बनाया गया था। लेकिन अगर इनके हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इनके चार्टर की बात करें, तो 2007 में आसियान चार्टर जो है इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जिसके थ्रू 3 जो है पिलर्स वो एशियान के बनाए गए थे। एक एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, दूसरा एशियान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी, और तीसरा एशियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। यानी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर लेकर चलते हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशूज़ पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और सोशल कल्चरल जो इशूज़ हैं वहाँ पर भी हैं। तो इनका ये पर्पज़ रहा है। इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आसियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसका रिज़ल्ट ये है कि विद इन जो है ब्लॉक
इनका 23% का इंटरनल ट्रेड है जो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अगर कम्युनिटी के रूप में हम इनको देखें तो यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको बिल्ड करने में इनका बड़ा रोल है। और एक कल्चरल शेयर्ड कल्चर वाला जो कंसेप्ट, शेयर आइडेंटिटी वाला, वो भी इन लोगों का यहाँ पर है। अब देखिए, एशियान का मूल जो कंसर्न है, बाकी तो आपको सब सारी कहानी मालूम है, लेकिन एशियान का बेसिक ये था कि एशियान सेंट्रलिटी में ये लोग बिलीव करते हैं। एशियान सेंट्रलिटी का मतलब है उनको ये लगता है कि ईस्ट एशिया में कोई भी इकोनॉमिक अरेंजमेंट, कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी जो पॉलिसी आर्किटेक्चर हैं यहाँ के, उसमें एशियन कंट्रीज़ की सेंट्रलिटी रहेगी। और एशियान ने ये काम किया भी है आज तक। यहाँ जितने भी इनिशिएटिव स्टार्ट हुए वो एशियान के ही फोरम पर हुए। जैसे अगर हम एशियान रीजनल फोरम की बात करें, जो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ के उनको एड्रेस करता है, तो 94 से ही जो है एशियन रीजनल फोरम जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और ये जितने भी यहाँ के कंट्री हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में यहाँ पर हैं। फिर आज एशियान ने जो है कई तरीके कंसेप्ट अपने स्टार्ट किए, जैसे एशियान +3। तो यहाँ पर चाइना, साउथ कोरिया और जापान को पहले लेकर आए, फिर +6 उसको किया, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ऐड किया। तो यहाँ पर एशियान और ये जो कंट्री थे एशियान +6, ये बेसिकली जो है ये मेजर प्लेयर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया की पावर पॉलिटिक्स को और यहाँ की इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हर तरीके कोऑपरेशन को यही लोग डिसाइड यहाँ पर करते हैं। एजेंडा सेटर जो है एशियान का फोरम ही रहा है। फिर एशियान के ही फोरम के इनिशिएटिव से यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट भी स्टार्ट हुआ। तो ईस्ट एशिया समिट में भी जो है एशियान सेंट्रलिटी ही देखी गई। तो एशियान सेंट्रलिटी जो है यहाँ पर यह देखी जाती है और ये आपस में इन सब एरियाज़ में यहाँ पर काम करते हैं। तो एशियान जो है वह मतलब एक ऐसे फोरम के रूप में यहाँ पे रहा है जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल बनाया है इस रूप में। यहाँ जितने भी इशूज़ हैं इस रीजन के, वह इन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर चलते हैं। एशियान जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एशियान जो है वह अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ग्रुप है। अब लेकिन आज के समय में जो हमारे लिए क्वेश्चन है, बस उसकी हम बात कर रहे हैं कि पहला चीज़, क्या एशियान सेंट्रलिटी अब वो डिक्लाइन कर रहा है और क्या अब उसके सामने रियल चैलेंज आ रहे हैं। मतलब एशियान कितना सक्सेसफुल है तो आप बता सकते हैं एशियान सेंट्रलिटी को लेकर। ये पूरा का पूरा जितना हमने बोला, एशियन रीजनल फोरम, ईस्ट एशिया समिट, एशियान +6 का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें और यहाँ के जो इशूज़ हैं, इनका ट्रेड वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। और ये जो कंट्री हैं, यूएस हो या चाइना हो, वो इन्हीं कंट्री को लेकर चलते हैं। चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो इन्हीं को कंसीडर करके स्टार्ट किया। तो कोई भी चीज़ होती है सेंट्रल, स्ट्रेटजिकली देखें मलक्का स्ट्रेट है, यही जो है वह इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को यहाँ पर कनेक्ट करता है, तो इसकी सेंट्रलिटी इससे भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। हर तरीके से इनकी सेंट्रलिटी जो है वह इस्टेब्लिश होता है। ग्लोबल सप्लाई चेन के मेन पिलर यही यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इनके बीच में रहा है। लेकिन अभी आसियान जो सेंट्रलिटी है वो कमज़ोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस रीजन में जो है वह कुछ नए फोरम, नए ग्रुप्स, नए अरेंजमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ वो एक तरफ चाइना जो है यहाँ पर तेज़ी के साथ आया। असल में एशियान सेंट्रलिटी का जो कंसेप्ट था वह यूएस की फॉरेन पॉलिसी को अपीज़ करता था और उसके लिए बहुत कन्विंसिंग था। इसलिए एशियान सेंट्रलिटी बेसिकली जो है वह यूएस ने ही प्रमोट किया, जिससे कि इस एरिया में एशियान एज अ ग्रुप वह एक पावर ब्लॉक यहाँ पर बन जाए जो कि यूएस के नज़दीक है और यूएस के इंटरेस्ट यहाँ प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन चाइना के इमरजेंस ने इस पावर बैलेंस को यहाँ पर जो है वो कमज़ोर किया है। कैसे कमज़ोर किया है? चाइना जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया। पहली बार एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जो इस रीजन का है जो प्लान, लेकिन वो यहाँ पर जो है एशियान से बिल्कुल हटकर है। क्योंकि एशियान जो है यहाँ पर पहले जब 2013 में ये कंसेप्ट आया कि यहाँ पर जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, उसका नाम था 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क ट्रेड रूट। तो ये जो रूट यहाँ पर था उसमें बेसिकली चाइना ने आसियान के साथ ही स्टार्ट किया था।
कहने को आसियान सेंट्रलिटी था, लेकिन बहुत जल्द जो है चाइना ने इसको चेंज किया और यह यूरोप से लेकर जो है चाइना और मिडिल ईस्ट, ये पूरा का पूरा होते हुए जो है यूरोप तक, अफ्रीका, यूरोप, ये सब पूरा का पूरा रीजन। तो ये बेसिकली जो है चाइना का अपना यूनिलैटरल प्रोग्राम है और इसने एशियान की सेंट्रलिटी को कमज़ोर किया है। इसी तरीके से आरसीईपी चाइना लेड जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, इसने भी यहाँ पर एशियान का जो इम्पोर्टेंस रहा है पॉलिसी मेकिंग में, उसको कमज़ोर यहाँ पर किया है। तीसरा, यहाँ पर जिस तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी में जिस तरीके से मिलिट्राइजेशन कर रहा है और अपना जो यूनिलैटरल क्लेम कर रहा है इस यहाँ के क्षेत्र को, और एशियान वहाँ पर जो है वह उसका कोई सिक्योरिटी सलूशन नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में भी एशियान सेंट्रलिटी यहाँ पर कमज़ोर हो रही है। तो पहली चीज़ है, एशियान सेंट्रलिटी का कंसेप्ट कमज़ोर हो रहा है अगर चाइना की हम फैक्टर की बात करें। दूसरी ओर इस चीज़ को यूएस ने भी अब समझ लिया है कि एशियान अब सेंट्रल नहीं रहा है। इसी वजह से यूएस के थ्रू भी यहाँ पर अलग अलग फोरम लाए जा रहे हैं, जैसे क्वाड लाया गया, इसमें आसियान कंट्री नहीं है। जिस तरीके से ऑकस लाया गया, इसमें आसियान कंट्री नहीं है। या अब स्क्वाड लाया गया जिसमें फिलीपींस तो है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है एक तो एशियान सेंट्रलिटी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ पर आ रहे हैं। तीसरी तरफ इंडिया भी इस रीजन में यहाँ पर इंटर कर रहा है और इंडिया की ट्रेडिशनल लुक ईस्ट पॉलिसी भी वह एशियान सेंट्रलिटी पर ही बेस्ड थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अब यहाँ पर नए नए फोरम लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे फिपिक इंडिया यहाँ पर लेकर आया है, फिपिक को बढ़ावा वहाँ पर दे रहा है, तो ये आने वाले समय में बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो अपना जो यहाँ पर अपना अप्रोच है वो केवल यहाँ तक, जैसे एक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया ने स्टार्ट किया रशिया के साइबेरियन रीजन में, तो इंडिया अपने को एक्सपेंड कर रहा है। तो पहले जब क्या होता था, अगर कोई यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट, कोई इनिशिएटिव लिए जाते थे तो एशियान उसको एशियान मतलब मेंबर उसमें रहते थे, कुछ न कुछ मेंबर, और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया जाता था उस थॉट को, उस आइडिया को, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता था चाहे सिक्योरिटी कोऑपरेशन। लेकिन एशियान के नेशंस मेंबर्स का जो है जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो लगातार यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि एशियान एज अ हार्ड पावर नहीं है। एशियान कंट्री में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो हार्ड पावर के रूप में हो। इस वजह से एशियन जो एक रीजनल ब्लॉक है वो अपने आप में इतना पावरफुल ब्लॉक यहाँ पर अब नहीं चल रहा है। और इसका रीज़न क्या है? पावर पॉलिटिक्स। यहाँ पर अभी तक जो है 90 के बाद इनिशियली जो है यहाँ पर पीस जोन था और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये सब कंट्रीज़ तेज़ी के साथ बढ़े। लेकिन अब जब से पावर पॉलिटिक्स बिटवीन यूएस और चाइना स्टार्ट हुआ है तब से एशियान का चैलेंज जो है वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी लेजिटिमेसी जो है वह क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि वैसे तो एशियान जो है वह उनके बीच में एक सिमिट्री यहाँ पर हमेशा रही है, लेकिन अभी जो है जो चैलेंज ये है कि वो एशियान में भी असिमिट्री देखने को मिलती है, मतलब असमानता देखने को मिलती है। यहाँ एक तरफ CMLV कंट्रीज़ हैं, यानी कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जो रिलेटिवली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, और दूसरी तरफ जो हैं अदर कंट्री यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और यहाँ पर ब्रुनेई और बाकी के जो कंट्री हैं, तो यहाँ ये रिलेटिवली बेहतर स्थिति में हैं। तो इसकी वजह से जो है जो इंटीग्रेशन है इन लोगों का उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई चैलेंजेस आते रहते हैं, जो हम यूरोपीय यूनियन के लेवल पे देख चुके हैं यूरोजोन क्राइसिस के रूप में। क्योंकि अगर कोई भी आपकी कमज़ोर कड़ी होती है, वीक अगर आप पॉइंट होता है, तो वहाँ कोई क्राइसिस अगर स्टार्ट होगा तो वह उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे ग्रुप पर वहाँ हो सकता है, और यहाँ ये चैलेंजेस आने वाले समय में आ सकते हैं। क्योंकि ये जो CMLV रीजन है ये ड्रग ट्रैफिकिंग के जोन के रूप में, गोल्डन ट्रायंगल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर आ सकती हैं। फिर इनके साथ साथ यहाँ पर जो है एक और बड़ा इशू देखने को मिल रहा है कि इनके बीच में जो कोहेरेंस यहाँ पर है, जो एक इंटरनल लेवल पर जो है इनके बीच में कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा है। अब इनके बीच में यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गए, जैसे यूक्रेन क्राइसिस के लेवल पर रशिया को क्रिटिसाइज करना या नहीं, एशियन कंट्री जो हैं, एशियान कंट्री जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर बटे हुए थे। इसी तरीके से और जो इशूज़ हैं जैसे चाइना के साथ रिलेशन को लेकर,
एक पूरी की पूरी जो है यहाँ पर हम स्प्लिट देख सकते हैं। एशियन कंट्री में कुछ प्रो चाइना है, कुछ एंटी चाइना है, इस तरीके का एक कंसेप्ट यहाँ पर वो बना हुआ है। तो इस लिहाज से भी जो है आसियान की जो सॉलिडेरिटी हुई वो कमज़ोर हुई है। फिर ये भी बोला जा रहा है कि एशियान स्टैग्नेशन के दौर से वहाँ पर गुजर रहा है। जो इंटरनल ट्रेड वगैरह होने जो कमिटमेंट इन लोगों ने किए हुए थे जिस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन के, उनमें बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से गोल्स जो हैं इनके अचीव यहाँ पर नहीं हुए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनके जो डिसीजन होते हैं कंसेंसस पर बिल्ड होते हैं, मेजॉरिटी पर नहीं। तो इस वजह से डिसीजन हो ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम इस तरीके की है, यानी एक डिसीजन क्राइसिस जो है यहाँ पर आ जा रहा है कि आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम है। और चैलेंजेस हमने जैसा कहा कि भाई सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, ड्रग्स है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, और क्लाइमेट चेंज है, चाइना का एक्सपेंसन है। तो अभी भी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए जो एक मॉडल होना चाहिए वो इनके पास वहाँ पर नहीं उस तरीके का बिल्ड हो पा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर आसियान का जो फ्यूचर है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि आसियान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, अपने चार्टर में अमेंडमेंट करना होगा कि कंसेंसस के स्थान पर जो है मेजॉरिटी डिसीजन जो है उसकी तरफ इन्हें मूव करना चाहिए। सेक्रेटरीट का जो यहाँ पर कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, होस्ट कंट्री जो आसियान का समिट होता है, होस्ट कंट्री ही पूरा का पूरा प्रोग्राम होस्ट करता है और उसी का वो एजेंडा डिसाइड करता है, इशूज़ डिसाइड करता है। यानी आसियान सेक्रेटरीट का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका रोल तो आपने कुछ रखा ही नहीं है यहाँ पर। बेसिकली होना चाहिए होस्ट कंट्री कोई भी हो, लेकिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एजेंडा जो है वो फ्रेम यहाँ पर करने में आसियान सेक्रेटरी जनरल का रोल यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है इस तरीके के आसियान को रीडिस्कवर करना होगा अपने रोल को। आसियान जो है सेंट्रलिटी जिस तरीके से कमज़ोर हो रही है, उनको नए नए एरियाज़ में अपने आप को कोलैबोरेट करना होगा। और जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक फ़ाइन बैलेंस यहाँ पर बिल्ड करना होगा, जिससे फिर से ये जो है सेंट्रल, जैसे चाइना जो है के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी इन कंट्री की जो बढ़ी है, तो चाइना को ये काउंटर बैलेंस करने में अभी सक्सेसफुल नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया को से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके से आसियान जो है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इंडिया है, इनके साथ मिलकर जो है कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिससे कि चाइना को भी ये काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यूएस मतलब पूरा एक अपनी सेंट्रलिटी को फिर से रीगेन कर सकते हैं। तो इनको कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये है आसियान का आज का हमारा डिस्कशन। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो आज बस इतना ही रखेंगे। कल जो है सार्क के बारे में जो है देखेंगे, और सार्क बिमस्टेक, वहाँ पर कुछ मैटर हमने जो ग्रुप में भेजे, एक बार सब लोग देख लीजिएगा, मेन मेन पॉइंट्स वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और इसको जो है फिर अच्छे से कर लीजिएगा। कल से जो है इंडियन सोसाइटी कुछ मैटर में भेज दूंगा, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली इंडियन सोसाइटी की। तो अब इस बहाने जो है उसके नोट्स वोट्स जो है बनाना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ले रहा हूँ, तो उसके कुछ मैटर वेटर भेज दूंगा, तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से अच्छे आ रहे हैं। कल बाकी जो है सार्क वगैरह और भी मिस्टेक कल कंप्लीट कर लेंगे, और तब उसके बाद फिर बात करते हैं कि क्या क्या इशूज़ पे काम करना है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू। सूरज दक्षिण से निकल रहा है। चलो ठीक है। हेलो। हाँ ईश्वर। हाँ ईश्वर। हेलो। हाँ बताओ, बोलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते भैया ईश्वर, और बताओ सर। यानी अभी देखा जाए तो, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अभी देखा जाए तो क्षेत्रीय संगठन कोई भी हो, वो कोई भी क्षेत्रीय संगठन एक हार्ड पावर के रूप में नहीं अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। नहीं, इसकी वजह से प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, और विशेषकर सुरक्षा चुनौतियां तो बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। EU को भी देख लो आप, यानी वो उधर चुनौतियां है, इधर आसियान है, इसको भी चुनौतियां है, सार्क वाली है, तो ये भी एक चुनौती ही के रूप में है, खत्म होता जा रहा है। इसको तो डेड
अभिप्राय भी माना जा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि अब क्षेत्रीय संगठन को यानी एक हार्ड पावर के रूप में भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए? हार्ड ताकि पावर वो का मतलब उनकी ये जो है, क्षेत्रीय देखिए संगठन एक चीज़ हो गया बनाए हार्ड रखने पावर। की जो हार्ड पावर क्या है, रीजनल ब्लॉक में जो है आप सिक्योरिटी जो है कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। रीजनल ब्लॉक मिलिट्री ब्लॉक नहीं होते हैं। रीजनल ब्लॉक का जो कंसेप्ट अभी तक रहा है वो इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में, ट्रेड ब्लॉक के रूप में रहा है। तो सजेशन कोई ये दे सकता है कि मिलिट्री ब्लॉक ही नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मिलिट्री ब्लॉक अगर ये बनाते हैं तो अमूमन जो मिलिट्री ब्लॉक होते हैं वो एक अपोनेंट को लेकर वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में तो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स अदर रीजन के साथ, तब तो आप फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि भाई आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और ये किया जा रहा है। रीजनल ब्लॉक में जो देखा जाता है कि जो हार्ड पावर मतलब वो गेन करते हैं कि जब उनमें जो कंट्री मेंबर नेशन है उनमें हार्ड पावर है या नहीं, वो जो है कई बार उस पूरे जो है ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है उसका वो बढ़ा देते हैं। जैसे एससीओ है तो चाइना और रशिया दो हार्ड पावर नेशन वहाँ पर, एससीओ ताकतवर हो जाता है अपने आप वहाँ पर। तो नाटो है तो यूएस की वजह से वो इतना ज़्यादा उसका जो है बड़ा इम्पोर्टेंस वहाँ पर रहता है। तो जो ये कंट्रीज़ हैं ये मिलिट्री जो ट्रेनिंग है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस जो है यहाँ पर जो मतलब एक्सचेंज हैं, अब ये कर सकती हैं और मतलब करेंगी। अब जितने भी रीजनल ब्लॉक हैं सब कर रही हैं ये सब काम, अब इनके बीच में ये स्टार्ट हो रहा है।